साथियों, आप सभी का बिजनेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतालवी नौसैनिक केस के बारे में या इटालियन मरीन केस के संदर्भ में। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह आपके जो मुख्य परीक्षा के जो जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 2 है उसके तहत एक टॉपिक दिया गया है कि भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव तथा प्रवासी भारतीय। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यह जो मुद्दा है इटालियन मरीन केस का, यह कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं कि यह चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो हुआ यह है कि हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या शॉर्ट में पीसीए कहते हैं, तो इसने भारत को झटका देते हुए इतालवी नौसैनिक केस के संदर्भ में अपना फैसला सुनाया है। इसके अनुसार केरल के मछुआरों के साथ गोलाबारी में पकड़े गए, जो गोलीबारी हुई थी उसमें पकड़े गए इतालवी नौसैनिकों पर मुकदमा चलाना जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब भारत के कानूनों के हिसाब से या भारत के कोर्ट में इस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि यह पूरा केस था क्या। तो वर्ष 2012 में एक इतालवी पोत जिसका नाम था एनारिका लेक्सी, इस पर सवार 2 इतालवी नौसैनिकों ने भारतीय पोत सेंट एंथोनी पर सवार 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय मछली पकड़ने का पोत जो है वो भारतीय जल क्षेत्र की सीमा के भीतर था। अतः यह अपराध जो है भारत के कानूनों के तहत गिरफ्तारी तथा अभियोजन के अंतर्गत आता है। अतः जो नौसैनिक थे, इतालवी नौसैनिक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु बाद में नौसैनिकों को भारत से रिहा कर इटली भेज दिया गया। उस समय भारत ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अधिकार क्षेत्र की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए एक विशेष अदालत गठित की थी। और इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने नौ परिवहन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम या इंग्लिश में कहें तो सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मरीन नेविगेशन तथा फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट 2002 को लागू कर दिया। इसके अलावा इतालवी नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने के अधिकार को लेकर के भारत और इटली के मध्य जो विवाद है, ये इसकी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मध्यस्थता न्यायालय अर्थात पीसीए में चल रही है। अब उसी के संदर्भ में अभी जो है ये स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि नौसैनिक जो हैं राज्य की ओर से नियुक्त तथा कार्यरत थे, अतः उन्हें प्रतिरक्षा की आधिकारिक छूट प्राप्त है। दूसरा, निर्णय में कहा गया कि नौसैनिकों के प्रतिरक्षा अधिकार पर निर्णय करने का अधिकार जो है वो इटली को होगा। तीसरा, इस वजह से भारत उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता, जो मुकदमा चलेगा वो इटली में ही चलेगा और इटली की सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा इटली ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि जो है अर्थात इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको शॉर्ट में हम लोग अंक्लास कहते हैं, तो इसके तहत भारत की नौवहन स्वतंत्रता का उल्लंघन जो है इटली के द्वारा किया गया है, ऐसा ये जो कोर्ट है इसके द्वारा बताया गया। इसके अलावा जबकि ये जो अंक्लास है इसके प्रावधानों के तहत भारतीय अधिकारियों ने समुद्री कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो परिणाम स्वरूप इटली जो है भारत को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है। तथा यहाँ पर एक चीज़ और थी कि पीसीए ने इटली द्वारा एक प्रमुख तर्क को भी खारिज कर दिया गया। ये तर्क क्या था? ये तर्क इटली के द्वारा दिया गया था कि भारत ने इतालवी पोत को अपने क्षेत्र में ले जा करके नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था तथा अंक्लास के अनुच्छेद 100 के तहत समुद्री डकैती के दमन करने हेतु सहयोग करने के दायित्व का उल्लंघन किया है। तो ये जो आरोप इटली के द्वारा लगाया गया था उसको इस पीसीए ने अर्थात जो कोर्ट है इसने खारिज कर दिया। अब आगे क्या होगा? तो आगे ये होना है कि दोनों देशों को भारत को भुगतान किए जाने वाली मुआवजे की राशि तय करने हेतु वार्ता आयोजित करने की आवश्यकता है। अब निष्कर्ष रूप में आप क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि पीसीए द्वारा दिया गया यह निर्णय जो है यह अंतिम है, ठीक है, तथा इसे भारत द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और यह निर्णय इतालवी नौसैनिकों पर भारत में आपराधिक मुकदमा चलाने की उम्मीदों पर झटका है। मतलब अब भारत में इन नौसैनिकों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। अंत में इटली इस मामले को भारत के हाथों से लेने में सफल रहा है। इसे
अब अपने घरेलू कानूनों के तहत नौसैनिकों पर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। मतलब अब जो है इटली को इन पर अपने देश में अपने कानूनों के तरीके के तहत इन पर केस चलाना चाहिए। इसके अलावा भारत के लिए इस मामले में जो कह सकते हैं कि क्या सीखा, तो भारत के लिए इस मामले से वैधानिक तथा राजनयिक क्षेत्र में अनुभव मिला, जिसका भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उपयोग किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए के बारे में, जिसने यह निर्णय दिया है, या इंग्लिश में कहें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या शॉर्ट में पीसीए। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्लियर कट ध्यान रखिएगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है और दूसरा ये स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है ये आपका यूएन से संबंधित नहीं है, यूएन का अंग नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का अंग है। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनमें से एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और सबसे खास बात क्या है कि दोनों का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग में ही स्थित है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए का भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग में है। परंतु जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है आपकी 3 अप्रैल 1946 को होती है 1946 में, वहीं स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना कब होती है, वर्ष 1899 में। मतलब आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से काफ़ी पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी 1899 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताया भी कि नीदरलैंड के हेग में। और इसका वित्तीय सहायता, इसमें इसके पास एक वित्तीय सहायता कोष होता है इसका, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अपने देशों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या पीसीए द्वारा विवाद निपटान में शामिल साधनों की लागत को पूरा करने में मदद करना है। इसके अलावा इसके सभी निर्णय जो हैं वो विवाद में सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। मतलब जो ये निर्णय देगा तो जो भी पक्ष होंगे उन पक्षों को उन निर्णयों को मानना है। मतलब एक प्रकार से लीगली बाइंडिंग होता है और बिना किसी देरी के लागू किए जाते हैं। अब इसके कार्य और अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सेवा प्रदान करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान हेतु कार्य करता है। अब ये इसके क्षेत्रों को देखें कि किन विषयों के संबंध में यह अपना निर्णय देता है। तो इनमें क्षेत्रीय और समुद्री सीमाओं, संप्रभुता, मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार से जुड़े कानूनी मुद्दों संबंधी विवाद सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोग पहले ही बात किया कि जो पीसीए है यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, परंतु यह भी है कि इसे आधिकारिक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की है एक वीडियो में कि आयुषियन जो है, आयुषियन जो रेड लिस्ट जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, उसकी एजेंसी नहीं है, परंतु वो उसको भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो इसी प्रकार से पीसीए जो है यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का अंग नहीं है, परंतु इसको संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के बारे में, या यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अंक्लास के बारे में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करती है और समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करती है। तो कह सकते हैं कि समुद्र से संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो इस संधि के माध्यम से या अंक्लास के माध्यम से या संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के माध्यम से बनाए जाते हैं। यह कानून संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया कब गया, तो 1982 में इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया 1982 में। और यह फोर्स में कब आता है या इफेक्टिव कब से होता है या प्रभावी कब से होता है, तो नवंबर 1994 से नवंबर 1994 से में यह प्रभावी हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग के संदर्भ में। तो संदर्भ यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या शॉर्ट में कहें तो DFCCIL ने कहा है कि अगले 12 महीनों में डबल स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग जो है वो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चालू हो जाएगी। तो याद रखिए कहाँ पर चालू होगी, तो पश्चिमी डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर में ये चालू होगी। और यह सुरंग जो है हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले को जोड़ती है और अरावली पर्वतमाला की एक तिरछी ढाल पर निर्मित की गई है। तो ध्यान रखिए कहाँ पर इसको निर्मित किया गया है, या जब जो चालू किया जाएगा हरियाणा में, और कहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है उसके नीचे इस सुरंग को बनाया गया है। तथा डी आकार की सुरंग में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC पर डबल स्टैक कंटेनर परिचालन को सक्षम करने के लिए उच्च OHE का फुल फॉर्म क्या है, ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ डबल लाइन को समायोजित करने के लिए 150 वर्ग मीटर का एक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र भी शामिल है। ये क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंगों में से एक होगी। तथा इस सुरंग का एक छोर जो है हरियाणा के रेवाड़ी में के पास, जबकि दूसरा छोर जो है हरियाणा के दादरी में स्थित है। और भूवैज्ञानिक रूप से यह सुरंग सुरक्षित एवं स्थिर है, क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुरानी प्रोटेरोजाइक इरा रहा है, तो प्रोटेरोजाइक चट्टानें मुख्य रूप से दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टानों के अलवर अजबगढ़ समूहों के क्वार्टाइसिट्स और स्लेट्स जिनकी उच्च वहन क्षमता है उससे होकर के गुजरती है। मतलब जहाँ पर ये सुरंग बनाई गई है तो ये पर्वतमाला क्या है कि अरावली पर्वतमाला आपकी धरती की जो सबसे पुरानी पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक है, तो यह सबसे स्थायी है। तो इसलिए यह जो सुरंग बनाई गई वो सुरक्षित और स्थिर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टान के बारे में। तो ऊपरी दिल्ली सुपर ग्रुप जो है यह एक स्पष्ट असंबद्धता या असंगति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनकन्फर्मिटी के साथ अरावली सुपर ग्रुप पर निर्भर करती है। यह सुपर ग्रुप के अंतर्गत दो मुख्य प्रकार की चट्टानें आती हैं। कौन सी दो चट्टानें आती हैं? पहला है ज्वालामुखी चट्टानों का एक मोटा अनुक्रम जिनमें महाद्वीपीय समानता है, कॉन्टिनेंटल एफिनिटी है। दूसरा है तलछटी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो नदियों की एवं उथले समुद्री वातावरण तथा गहरे समुद्री निक्षेपण वातावरण का प्रतिनिधित्व करती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सार्क के संदर्भ में। तो देख लेते हैं संदर्भ क्या है कि सार्क के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की 19% प्रवाल भित्तियों में सार्क की अनुपस्थिति दर्ज की गई। मतलब यहाँ पर सार्क नहीं मिली है, जो अब तक दर्ज की गई सार्क की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। अध्ययन से पता चला है कि मछलियों को अत्यधिक पकड़ना, घनी मानव आबादी एवं कमजोर शासन व्यवस्था के कारण विश्व के 8 देशों से संबंधित तटीय जल निकाय से सार्क जो है कार्यात्मक रूप से विलुप्त हो गई हैं। तो संख्या याद रखिएगा 8 देशों से। और यह अब तक जो अध्ययन है यह अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है जो सार्क की बहुतायत को देखने के लिए किया गया है। तथा यह अध्ययन जो है एक टूर डी फोर्स है। टूर डी फोर्स का मतलब क्या होता है? एक प्रदर्शन या उपलब्धि जिसे बड़ी कुशलता के साथ पूरा या प्रबंधित किया गया है। अब सार्क के अध्ययन से ही संबंधित एक कह सकते हैं संगठन है ग्लोबल फिन प्रिंट। तो ये ग्लोबल फिन प्रिंट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्ष 2015 में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने ग्लोबल फिन प्रिंट नामक एक बड़ी सहयोगात्मक परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना का उद्देश्य जो है एक मानकीकृत तरीके से विश्व की प्रवाल भित्तियों की सभी सार्क प्रजातियों जैसे टाइगर सार्क, हैमरहेड्स सार्क का सर्वेक्षण करना था। तो याद रखिएगा यह जो परियोजना चलाई गई थी ग्लोबल फिन प्रिंट, ये किससे संबंधित है? तो सार्कों के अध्ययन से संबंधित है या उनके सर्वेक्षण करने से संबंधित है। तो विश्व स्तरीय सर्वेक्षण में शोधकर्ताओं ने पाया कि 69 प्रवाल भित्तियां या लगभग 19% प्रवाल भित्तियों में सार्क मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। मतलब यहाँ पाए ही नहीं गए। और दुनिया भर में बहमास जो है वो सार्क की बहुलता के लिए शीर्ष स्थान पर, मतलब सबसे अधिक जो सार्क मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? बहमास में मिलते हैं। जबकि जो गुआम है, गुआम अंतिम स्थान पर है, यहाँ पर सबसे कम सार्क मिलती हैं। हालांकि अब जो ग्लोबल फिन प्रिंट है इसकी परियोजना अब समाप्त हो चुकी है। अब थोड़ा सा बहमास और गुआम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहमास जो है ये कैरेबियन सागर में वेस्ट इंडीज के लूशियन द्वीप समूह के अंतर्गत एक देश है। इसको अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे। और गुआम जो है पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में माइक्रोनेशिया में एक अमेरिकी द्वीपीय क्षेत्र है। मतलब गुआम पर अमेरिका का अधिकार है। इसके अलावा भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े सार्क मछली पकड़ने वाले देशों में से एक है। और देश के दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और गुजरात जो है इसमें लगभग 50% का योगदान देते हैं।
मतलब देश में जो भी शार्क मछली पकड़ी जाती है। और भारत में शार्क के मांस का एक व्यापक बाजार उपलब्ध है, जिसके कारण शार्क की घरेलू मांग काफ़ी अधिक है। पहले क्या माना जाता था कि जो शार्क भारत में पकड़ी जाती है उसका निर्यात करने के लिए उसको पकड़ा जाता है, परंतु जो अभी अध्ययन हुआ है बाद में उसमें ये पता चला कि इसकी घरेलू मांग बहुत ज़्यादा है इसके मांस की। अब हम लोग थोड़ा सा मैं बहमास और गुआम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहमास को देखते हैं। तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है आपका कैरिबियन सी। अटलांटिक ओशियन जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, इसी का पार्ट है आपका कैरिबियन सी। तो ये पूरा यहाँ पे कैरिबियन सी फैला हुआ है, और कैरिबियन सी और यहीं पे ये आपका बहमास है। इधर आपका क्या कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका है, इधर आपका क्यूबा है, ठीक है, और यहीं पर आपका ये बहमास है। और यहीं पर क्यूबा के बगल से ये जो क्यूबा है यहीं से होकर के आपकी क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। इसके अलावा यहाँ कुछ बातें और याद रखिएगा कि ये अटलांटिक ओशन का नीचे वाला हिस्सा अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है, जहाँ पर कैरेबियन सी है। और यहीं पर आपका जब पूरा मैप देखेंगे बहमास के ऊपर यहीं पर आपका एक है सारगासो सी भी है। तो इधर आपका सारगासो सी है और इधर आपका नीचे साइड में क्या है, कैरेबियन सी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं गुआम के बारे में। तो गुआम याद रखिएगा, बहमास जो है अटलांटिक ओशियन में और गुआम किस में है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन में कहाँ, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो माइक्रोनेशिया है उसमें एक अमेरिकी द्वीपीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका गुआम है, ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन में। तो इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो इधर आपका फिलीपींस है, यहाँ पे आपका जापान है, ये पूरा चाइना वाला इलाका है, और ये कोरियन पेंसुला है। कोरियन पेंसुला में आपका आगे क्या है, ये दक्षिणी कोरिया है और पीछे आपका नॉर्थ कोरिया है। तो जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका में हमेशा तानातानी चलती रहती है। तो जब भी अमेरिका इस पर कार्रवाई करने की बात करता है नॉर्थ कोरिया पे, तो ये हमेशा धमकी देता है नॉर्थ कोरिया कि यदि आपने हम पे अटैक किया तो हम अपनी मिसाइलें जो है आपके गुआम पर छोड़ देंगे। गुआम में क्या है कि अमेरिका का बेस है। तो ये जो गुआम बार बार आप चर्चा में सुनते हैं उत्तर कोरिया के परिप्रेक्ष्य में, तो वो गुआम आपका यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तेंदुए की गणना संबंधी रिपोर्ट के संदर्भ में। तो यह जो टॉपिक है आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत एक टॉपिक दिया गया, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WI, यहाँ पे ध्यान रखिए कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा वैश्विक बाघ गणना के भाग के रूप में तेंदुओं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेपर्ड कहते हैं, इसके देखे जाने संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे इस माह के अगस्त माह के अंत तक जारी किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा तेंदुए के बारे में कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो भारत में तेंदुए की अलग से गणना नहीं की जाती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रति 4 वर्ष में किए जाने वाले बाघ सर्वेक्षण के दौरान जो कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से बाघों का सर्वेक्षण किया जाता है, तो उसमें जो छवियाँ आती हैं, जो फोटो कैप्चर होती हैं, उनके आधार पर तेंदुए सहित अन्य वन्य जीवों की आबादी का भी अनुमान लगाया जाता है। मतलब जो बाघ का सर्वेक्षण होता है उसी के जो आंकड़े होते हैं उन्हीं की मदद से अन्य वन्य जीवों की आबादी के बारे में अनुमान लगा लिया जाता है। भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या के बारे में बात करें तो भारत में तेंदुओं की अंतिम औपचारिक गणना जो है वो 2014 में आयोजित की गई थी, जिसमें इस प्रजाति की आबादी 12,000 से 14,000 के मध्य आकलित की गई थी तथा सर्वेक्षण में बाघ के निवास, जहां बाघ पाए जाते हैं, उनके निवास के आसपास के क्षेत्रों में 8,000 तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया था। अब इनकी गणना में जो समस्याएं थी, वर्तमान पद्धति के साथ जो समस्याएं हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बाघ सर्वेक्षण के साथ साथ तेंदुओं का सर्वेक्षण जो है काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि तेंदुआ जो होता है ये अक्सर जंगलों की बाहरी सीमा पर मानव बस्ती के नज़दीक रहने का अभ्यस्त होता है। इसीलिए आप लगातार पेपरों में सुनते रहते हैं कि किसी घर में तेंदुआ घुस गया या किसी पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। तो ये क्यों? क्योंकि तेंदुआ जो होता है ये जंगल के जो बाहरी वाला हिस्सा होता है वहाँ रहने का ही आदी होता है, और जहाँ पे मानव बस्ती होती है उसके किनारे पे। जबकि जो बाघ होता है ये एक चालाक जीव होता है, ये सामान्यतः जंगलों के बीच में रहता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, मेनली एक जगह ये कंसंट्रेट नहीं होते हैं।
तो इससे क्या होता है, तेंदुओं की सही संख्या का अनुमान लगाने में काफ़ी गलतियां होती हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस किसको काउंट करना होता है, बाघ काउंट करना होता है। तो हम सारे संसाधन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जंगल के बीच में। तो इस संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भारत में तेंदुओं की आबादी जो है पिछली सदी की तुलना में मात्र 10% के करीब होने का अनुमान है, तथा इनकी संख्या में कमी का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, मानव दबाव ही है, क्योंकि ये मानव बस्तियों के करीब जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं, तो इसलिए इनके बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तेंदुओं की गणना करने के स्थान पर यदि उनके संरक्षण को नीतिगत निर्णयों में प्राथमिकता दी जाए तो यह प्रजाति के लिए काफ़ी भला होगा। तो मतलब हमें इनको काउंट करने पर से ज़्यादा फोकस इनके संरक्षण पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा तेंदुए की प्रतिशोधात्मक हत्या करने तथा इनके व्यापार के लिए अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक सख्त नीति लागू की जानी चाहिए। प्रतिशोधात्मक हत्या का मतलब क्या होगा, होता क्या है कि जब तेंदुए किसी गांव में घुस जाते हैं, किसी घर में घुस गए, तो क्या करते हैं, जब इनको भगाया जाता है तो कई बार ये अटैक कर देते हैं, जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं या कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जब किसी गांव में किसी की मृत्यु हो गई या किसी को चोट लग गई तो पूरा गांव मिलकर क्या करता है, इनको मारने पर उतारू हो जाता है, और कई बार क्या होते हैं, इन गांव वालों के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इनको मार दिया जाता है। तो यही क्या है, प्रतिशोधात्मक हत्या इनकी की जाती है और इनका व्यापार किया जाता है और अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इन सब के संदर्भ में क्या है, एक सख्त नीति लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में इस प्रजाति के समक्ष मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार, शिकार की उपलब्धता, मतलब जो ये जिसका शिकार करते हैं उसकी अनुरूपता होना, वास स्थानों की कमी आदि खतरों को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की भांति एक पहल शुरू की जाने की आवश्यकता है, जहां पर मेन फोकस जो है इन तेंदुओं के संरक्षण पर होना चाहिए। अब तेंदुए के बारे में कुछ फैक्ट को देख लें। तो तेंदुआ जिसे इंग्लिश में हम लोग लेपर्ड कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा पार्डस होता है। क्या होता है, पैंथेरा पार्डस होता है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यह सूचीबद्ध है, मतलब सबसे अधिक संरक्षण प्राप्त है, जैसा कि बाघ को संरक्षण प्राप्त है उसी प्रकार का। तथा साइट्स के परिशिष्ट या अपेंडिक्स 1 में इसको सम्मिलित किया गया है तथा आयुष्मान की रेड लिस्ट में इसे असुरक्षित अर्थात वल्नरेबल कैटेगरी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जबकि जो आपका बाघ होता है उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। तथा विश्व में तेंदुए की 9 उप प्रजातियां पाई जाती हैं तथा ये जो 9 उप प्रजातियां ये अफ्रीका और एशिया में वितरित हैं, मतलब यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग आरावली क्षेत्र में वृक्षों को अभी हाल ही में राखी के पूर्व संध्या पर यहाँ पर राखी बांधी गई वृक्षों को। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस संदर्भ में बात करेंगे कि हमारे लिए इस न्यूज़ से परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस के प्रश्न पत्र 3 के तहत आ जाएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन के तहत। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर महिलाओं और बच्चों ने वृक्षों को पत्तियों की बेलों से बनी हुई राखी बांधी तथा आरावली जंगलों की रक्षा करने की शपथ ली। आरावली के जंगल जो हैं ये गुरुग्राम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ हवा और पानी के लिए जीवन रेखा के समान भूमिका निभाते हैं, लाइफ लाइन के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो आरावली के निरंतर क्षरण होने से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है तथा आरावली पहाड़ियों में पड़ने वाली प्राकृतिक दरारों से इस पर्वत श्रृंखला में भूजल के पुनर्भरण के लिए बेहतर स्थितियां भी बन गई हैं। और इसके अलावा वर्तमान में यह क्षेत्र जो है जल शनाक्त है, मतलब जल की कमी से जूझ रहा है। तो इस दृष्टि से ये रेड जोन में है, क्योंकि यह जल भराव की तुलना में जल निष्कर्षण कई गुना अधिक होता है। मतलब ये जो प्राकृतिक दरारें हैं इनके माध्यम से जितना भूजल के पुनर्भरण होता नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पानी का या जल का निष्कर्षण हो जाता है, जल निकाल लिया जाता है। तो इसलिए यह रेड जोन में आ गया है। तथा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, आरावली का पर्वत श्रेणी। तो आरावली पर्वत श्रेणी जो है यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली तथा पालनपुर गुजरात के मध्य फैली हुई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर या फिट में कहें तो 5650 फीट है। और ये विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से, मतलब फोल्डेड माउंटेन में से एक है तथा ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ। तो जब पृथ्वी का क्या कहते हैं आयु का निर्धारण किया जाता है या पृथ्वी के विभिन्न
कह सकते हैं कालों का निर्धारण किया जाता है, तो उसमें एक काल आता है प्रोटोरोजोइक ईरा। तो इस युग में जो है पृथ्वी की पहली पर्वत निर्माण की घटना घटित हुई थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी तक पृथ्वी पर 4 पर्वत निर्माण की घटनाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ हम लोग पहली की बात करेंगे, जिसे पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण की घटना कहते हैं। तो इस पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण की घटना, जो पहली पर्वत निर्माण घटना थी धरती पर, इसके अंतर्गत विश्व के प्राचीनतम पठारों एवं पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तथा सबसे पहले हम भारत के संदर्भ बात करते हैं, फिर हम लोग विश्व की बात करते हैं। तो भारत में पुराने से नए क्रम में निम्न पर्वतों का निर्माण जो है इस पर्वत निर्माण की घटना के तहत हुआ था। तो इसके तहत जो भारत में सबसे पहला जो पर्वत का निर्माण होता है कौन सा है? आरावली पर्वत। तो इस प्रकार भारत में सबसे पुराना पर्वत यदि कहा जाए कौन सा है, तो आरावली पर्वत है। उसके बाद पूर्वी घाट के पहाड़ हैं, फिर सतपुड़ा पर्वत हैं, फिर पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं, विंध्याचल के पर्वत हैं। तो ये क्रम है। सबसे पहले इस काल में या इस घटना के तहत जो पर्वत निर्माण होते हैं भारत में, उसमें सबसे पहले आरावली है, फिर पूर्वी घाट के पहाड़ हैं, फिर सतपुड़ा है, फिर पश्चिमी घाट के पहाड़, फिर विंध्याचल के पर्वत हैं। अब हम लोग अन्य पर्वतों को जो विश्व के संदर्भ में है, विश्व के अन्य पर्वत जो पहले पर्वत निर्माण की घटना के तहत जिनका निर्माण हुआ उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका कनाडा का लेब्राडोर का पठार है, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील का पठार है, साइबेरिया का टंगुस्का का पठार है, दक्षिणी अफ्रीका का पठार है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार है। कुछ भूगोल वेदताओं के अनुसार आरावली की एक शाखा जो है वो खंभात की खाड़ी, जो गुजरात के नज़दीक है, खंभात की खाड़ी से होती हुई लक्षद्वीप द्वीप समूह तक विस्तृत है, तथा दूसरी शाखा जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैली हुई है। तथा आरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिम छोर पर, या कह सकते हैं दक्षिण वाला इलाके में, जो दक्षिण वाला पोर्शन है उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो जाती है। तथा यहीं पर माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1158 मीटर है, इसको माउंट आबू को बनास नदी जो है, बनास नदी की मुख्य की जो घाटी है वो मुख्य श्रेणी से अलग कर देती है माउंट आबू को। और इस श्रेणी में पिपली घाट, दिलवे तथा देसुरी दर्रों से होकर के सड़क और रेलवे यातायात विकसित किया गया था। तो पिपली घाट, दिलवे तथा देसुरी दर्रे ये आरावली पर्वत में है। तथा आरावली पर्वत श्रेणी भूर पर्पटी के 2 प्राचीन खंडों, कौन से? आरावली भाग तथा बुंदेलखंड भाग को जोड़ने का कार्य करती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान आकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देख लेते हैं आरावली पर्वत श्रेणी की नदियों के संदर्भ में। तो इस श्रेणी से 3 प्रमुख नदियां व उसकी सहायक नदियां निकलती हैं, जिनमें बनास तथा साहबी नदियां जो हैं ये यमुना में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार बनास और साहबी क्या हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। तथा लूड़ी या लूनी कहते हैं, दोनों नाम है, लूड़ी या लूनी कहते हैं। तो ये कच्छ के रण में प्रवाहित होती है। तो इसके बाद थोड़ी सी बात करें तो लूनी नदी जो है ये राजस्थान के अलवर के दक्षिण पश्चिम में आरावली पर्वत श्रेणी के नाग पर्वत से निकलने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और इसी नदी, जो लूनी नदी है, इसके अपवाह क्षेत्र में सांभर झील जो है वो अवस्थित है। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आरावली की ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में बात कर लें। तो यह गुजरात से दिल्ली के मध्य आरावली पर्वत श्रेणी के साथ 1600 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हरित पारिस्थितिकी गलियारा है। और इस गलियारे को शिवालिक पर्वत श्रेणी से जोड़ा जाएगा आगे चल करके। तथा इस गलियारे को अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा की अवधारणा पर बनाया जाएगा तथा यह प्रदूषण के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में कार्य करेगा। अब थोड़ा सा आरावली पर्वत श्रेणी को मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपका मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरावली पर्वत श्रेणी को, ये आपकी आरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और यहीं पर आपकी जो है विंध्यन श्रेणी है, ये आपका सतपुड़ा है, यहाँ पे छोटा नागपुर है, और ये डेक्कन प्लेटू है, और इधर आपका वेस्टर्न घाट है, इधर आपका पूर्वी घाट है। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत की जो 2 नदियाँ जो रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं, कौन कौन सी? एक तो आपकी नर्मदा नदी है और दूसरी तापी नदी है। तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य जो रिफ्ट वैली है उससे होकर के ये प्रवाहित होती है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, अरब सागर में गिरती है। और जो तापी नदी है, ठीक है, तापी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलते हुए आती है, ये आपके सतपुड़ा के कह सकते हैं क्या, दक्षिण साइड से होकर के ये यहाँ प्रवाहित होती है। तो आपका नर्मदा जो है विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से, और जो तापी है वो सतपुड़ा के दक्षिण से होकर के गुजरती है।
तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।